इसको चालू करने से पहले अभी तक अपन ने ऊपर के 6 पॉइंट्स, मेजर पॉइंट्स जो भी कवर किए हैं, उनमें से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं यार। कि देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 की डिफाइन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो जैसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 13 में, प्लस टाइप्स, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, ठीक है, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अलग से आ सकता है प्रॉमिसरी नोट पे भी, बिल ऑफ एक्सचेंज पे भी और चेक पे भी, कि सर define what is a promissory note and what are its characteristics. Again, define characteristics, define characteristics, again ऐसा भी, define a negotiable instrument, explain its various characteristics। तो सर इसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन कितना भी बन सकता है, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन तो यहाँ देख लिए अपन ने। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कि सर एक्सप्लेन द वेरियस मोड्स, बहुत ध्यान से, एक्सप्लेन द वेरियस मोड्स ऑफ निगोशिएशन ऑफ ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कि सर एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को किस किस तरीके से निगोशिएट किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। कल ही किया है अपन ने। इफ इट इज पेबल टू बेरर, इफ इट इज पेबल टू ऑर्डर, इफ इट इज पेबल टू बेरर, तो सर वो बाय डिलीवरी निगोशिएट किया जा सकता है। ऑर्डर है तो डिलीवरी प्लस एंडोर्समेंट या एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी से किया जा सकता है, ठीक है। डिलीवरी कैसे कैसी हो सकती है, कि सर एक्चुअल डिलीवरी भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी हो सकती है। इस तरीके से एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को निगोशिएट किया जा सकता है, ठीक है सर। एक और क्वेश्चन, प्रॉमिसरी नोट वर्सेस बिल ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस बताइए। प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस बताइए। एक और क्वेश्चन कि सर एक्सप्लेन व्हाट आर इनकोएट एंड एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट्स। इनकोएट और एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन व्हाट आर इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स। इनके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, इनकोएट इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोनों आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर अभी तक जो पोर्शन किया उनमें से तो ये क्वेश्चंस निकलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसमें ये पूछ ले आपसे कि सर बैंक नोट और करेंसी नोट्स जो हैं वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं क्या, अलग से पूछ ले वह आपसे, तो वो एक्सेप्शंस भी अपने को ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अपन अपने आज के टॉपिक पे। क्या टॉपिक है, डिसऑनर ऑफ चेक्स फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन दी अकाउंट्स। सबसे पहले बात समझो, अपन जो डेली भाषा में, डे टू डे भाषा में जिस चीज को अपन बाउंसिंग ऑफ चेक्स बोलते हैं ना, कि चेक बाउंस हो गया यार, पैसा नहीं मिला, चेक पास नहीं हुआ, वो अपने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में उसके लिए क्या लैंग्वेज है, क्या कीवर्ड है, डिसऑनर ऑफ चेक। ऑनर नहीं किया गया, डिसऑनर हो गया, ठीक है, डिसऑनर ऑफ चेक। अब एक चेक जो है वो मल्टीपल रीजंस से डिसऑनर होता है। कि सर वेरियस, व्हाट आर द वेरियस रीजंस फॉर डिसऑनर ऑफ चेक, व्हाट आर द वेरियस रीजंस टुवर्ड्स डिसऑनर ऑफ चेक। कि सर सबसे पहला रीजन होता है कि सर चेक पे साइन जो है, सिग्नेचर जो है वो मिसमैच हो रहे हैं। जो आपने एक्चुअल में खाता खुलवाते हुए जो सिग्नेचर किए थे और जो अभी सिग्नेचर हैं उसमें मिसमैच हो गया। हमारी प्रिशा ने जब खाता खुलवाया तो उसमें प्रिशा ऐसे लिखा हुआ था, ये इसका सिग्नेचर, लेकिन जब साइन किया चेक पे तो उसने ऐसे कर दिया, प्रिशा नीचे ये और यहाँ पर 2 डॉट लगा दिए। अब भैया ये सिग्नेचर जो ओरिजिनल वाले उससे मिसमैच हो गया, मिसमैच हो गया तो चेक डिसऑनर हो गया, पहला रीजन। दूसरा रीजन चेक डिसऑनर होने का कि सर हर चेक पे डेट डलती है ना, हर चेक पे डेट डलती है ना, यस सर। उस डेट से पहले क्या आप उसे बैंक में प्रेजेंट कर सकते हो, नहीं सर, आप डिमांड कर ही नहीं सकते उसको प्रेजेंट करके।
तो सर उस डेट के कितने टाइम के अंदर अंदर चेक को प्रेजेंट कर देना होता है बैंक में कि सर जो भी डेट डली हुई है उसके 3 महीने के अंदर अंदर डिमांड कर लेनी होती है पैसे की। यदि 3 महीने के अंदर अंदर डिमांड नहीं की तो फिर आप भविष्य में नहीं कर सकते हो। 3 महीने बाद डाला तो वो चेक डिसऑनर हो जाएगा। ठीक है सर, ड्यू टू प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट के बाद में डाला। ठीक है, लिमिटेड टाइम पीरियड, जो लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर अंदर डालना होता है उसमें नहीं डाला। नेक्स्ट रीजन क्यों चेक डिसऑनर हो सकता है कि सर अमाउंट जो आपने चेक में वर्ड्स में भरा है और जो फिगर्स में भरा है, फिगर्स में तो भरा 10,000, वर्ड्स में भरा, वर्ड्स में भरा आपने 1,000, तो इन दोनों में फर्क आ गया। तो ये एक और रीजन है चेक डिसऑनर होने का। फिर और क्या रीजन है चेक डिसऑनर होने का कि सर ओवर राइटिंग ऑन चेक एनीवेयर। ओवर राइट करते ना अपन कई बार, लिखते हुए स्पेलिंग गलत हो जाती है, KANAV को KAMAV लिख दिया, तो M को फिर इसने ऐसे ओवर राइट करके N किया, जो कि दिख रहा है कि ओवर राइटिंग हुआ है। तो फिर ओवर राइटिंग ऑन चेक कहीं पर भी हो आजकल सीधा डिसऑनर कर देते हैं। आप कहते हैं मैं ओवर राइटिंग पे साइन कर देता हूँ, नहीं पहले चल जाता था, अब नहीं चलेगा। ओवर राइटिंग कहीं पर चेक पे हुई हुई है या काटा पीटी हुई हुई है तो वो चेक डिसऑनर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रीजन होता है स्टॉप पेमेंट कर देते हैं। कई बार चेक इशू करने वाले बैंक को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि स्टॉप द पेमेंट, डोंट ऑनर दिस चेक, तो भी चेक डिसऑनर हो जाता है। भले ही खाते में पैसे पड़े, उसने मेरे को जो चीज दी थी या देने वाला था वो अभी तक आई नहीं, या चीज जो दी वो फर्जी निकल गई, डुप्लीकेट निकल गई, तो स्टॉप पेमेंट करा देते हैं। तो ये एक और रीजन है चेक के डिसऑनर होने का। और क्या रीजन है चेक के डिसऑनर होने का कि सर funds were insufficient in accounts, फंड्स इनसफिशिएंट इन अकाउंट, जिससे चेक दिया गया। मान लो हमारे राघव काबरा ने चेक दे दिया 1 लाख का, खाते में पड़े मात्र 80,000 ही हैं, तो क्या फंड्स इनसफिशिएंट नहीं हो गए अकाउंट में? यस सर, इनसफिशिएंट फंड्स अकाउंट में, तो भी चेक जब आएगा और खाते में लगाया गया है तो डिसऑनर हो जाएगा। ठीक है सर, फंड्स इनसफिशिएंट दो तरीके से होते हैं। एक तो खुद फंड्स इनसफिशिएंट दो तरीके से होते हैं। एक तो खुद आपका जो बैंक अकाउंट है जिसमें बैलेंस है वो सफिशिएंट नहीं है, द बैलेंस इन बैंक अकाउंट इज नॉट सफिशिएंट। दूसरा तरीका क्या है, कई बार आप बैंक से अदर अरेंजमेंट्स भी करते हैं, कई बार आप बैंक से अदर अरेंजमेंट्स भी करते हैं। जैसे आपको ध्यान है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेते हो आप बैंक से, क्या होती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? मेरे खाते में 80,000 ही है, लेकिन 20,000 रुपए तक की मेरे पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की मैं ज्यादा ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं उस पर ब्याज पे कर दूंगा बैंक को, कोई दिक्कत नहीं। तो सर इस तरीके से ये तो खुद का प्लस ये बैंक का के साथ में अरेंजमेंट है। तो सर इन दोनों को मिला के भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इन दोनों को मिला के भी आपके पैसे पूरे नहीं पड़ रहे हैं तो फिर चेक डिसऑनर हो जाएगा फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन द अकाउंट। ठीक है सर, या फिर आपने सीसी लिमिट ली हुई होती है, कोई यदि कोई बिजनेस कर रहा है तो कैश क्रेडिट लिमिट होती है, कैश क्रेडिट लिमिट होती है, सीसी लिमिट होती है, कैश क्रेडिट लिमिट धंधे में यूज होती है। ठीक है, तो उसके साथ में भी आपका जितने रुपए का चेक काटा है उतना बन नहीं पाया आपके खुद के बैलेंस और सीसी लिमिट के साथ में भी। ठीक है, तो सर ओडी लिमिट, सीसी लिमिट, बैंक लोन, इनके साथ में भी आपका अमाउंट नहीं बन पा रहा है तो फिर चेक बाउंस डिसऑनर हो जाएगा फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन द अकाउंट। अब मैंने आपको इतने सारे रीजन बताए क्यों एक चेक बाउंस हो सकता है, उसमें से सर साइन नहीं हो, सही नहीं होना, मिसमैच होना, डेट के बाद में डालना, अमाउंट नहीं मैच होना, ओवर राइटिंग होना, स्टॉप पेमेंट होना, फंड्स इनसफिशिएंट होना। सर हमारा टॉपिक क्या है? सर डिसऑनर ऑफ चेक ड्यू टू, एक ही रीजन को पढ़ना है अपने को, ड्यू टू इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स इन अकाउंट। ये जो लास्ट वाला रीजन बताया था ना, हमको तो बस यही पढ़ना है, ड्यू टू इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स इन द अकाउंट, डिसऑनर ऑफ चेक ड्यू टू इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स इन द अकाउंट। बात समझे? बोलो यस और नो। समझ में आ रही है बात? हमको क्या यस सर। पढ़ना है? यस सर।
एक मैं जिन लोगों के भी वीडियोस ऑन नहीं है वो जो कर सकते हैं वो कर लीजिए। नेक्स्ट, ठीक है सर। सर कौन से सेक्शन में दिए हुए हैं हमको पढ़ने, हमको टॉपिक जरूर दिया हुआ है, टॉपिक में दिया हुआ है सेक्शन 138 टू 142 में ये सब बातें कवर होंगी, डिसऑनर ऑफ चेक ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स की। लेकिन अब देखो लिख दिया यहाँ पर हेडिंग में 138 टू 142, लेकिन एक्सप्लेन कौन से किए हुए हैं कि सर केवल 138 किए हुए हैं, 139 किए हुए हैं और 140 किए हुए हैं। तो क्या इसका क्या मतलब है फिर सर 141 और 142 की शक्ल मैं तुमको दिखाऊंगा, भले ही तुम्हारे मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा भी दे दिया ना 138 टू 142, तो और क्या हमने तो दिया था ऐसा करके। आजकल आईसीए के कोई भरोसा नहीं हो रहा है, कैसे भी कुछ भी अदरवाइज भी पूछ लेंगे। तो हम तो 141 142 भी शॉर्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है, मेन सेक्शंस कौन से हैं कि सर 138 139 और 140 जो आप लोगों को देखना है। ठीक है, इसमें से भी सबसे हीरो सेक्शन कौन सा है कि सर 138 है, जो कि प्रमुखतया प्राइमरीली एप्लीकेबल होगा फॉर डिसऑनर ऑफ चेक ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन अकाउंट्स। देखना चालू करें? यस सर, देखना चालू करें। अब देखो, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स के दो रीजन बता दिए। सबसे पहला पॉइंट, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स के दो रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। पहला तो सर आपके ओन अकाउंट में फंड्स इनसफिशिएंट हैं। दूसरा कि सर फंड्स इनसफिशिएंट हैं, फंड्स इनसफिशिएंट हैं इवन आफ्टर अरेंजमेंट विद द बैंक, इवन आफ्टर अरेंजमेंट विद द बैंक, लिखते जाना साथ में, इवन आफ्टर अरेंजमेंट विद द बैंक। दोनों मिला के भी इनसफिशिएंट हो गए तो फिर सर, और चेक बाउंस हो गया या डिसऑनर हो गया तो लग जाएगी 138 टू 142 में जो एप्लीकेबिलिटी वो मेनली 138। सेकंड रीजन देखो, देखो क्या मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को यदि कोई चेक दिया है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कोई चेक दिया है और वो चेक जो था वो डिसऑनर हो गया अल्टीमेटली, जब मिस्टर वाई ने बैंक में लगाया तो वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। तो क्या मिस्टर वाई डायरेक्ट जाके अंडर सेक्शन 138 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट मिस्टर एक्स पे केस ठोक सकते हैं क्या उसी समय उसी वक्त? नहीं सर, डायरेक्ट जाके आप अंडर सेक्शन 138 केस नहीं ठोक सकते हो ऑन दी अपोजिट पार्टी जिसने आपको चेक दिया है। आपको क्या करना पड़ेगा सर, एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा कि सर सबसे पहले आपको कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस है वो देखने पड़ेंगे और एक प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा। सम चेक्स एंड बैलेंसेस plus some procedure to be followed. Only after that you can file a case, a suit on Mr. X under section 138। क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहला चेक एंड बैलेंस तो ये है that the check must be received, that the check जो है must have been given for some value received, that the check must have been given for some value received। क्या मतलब सर? ठीक है, जश शाह और इसका बड़ा भाई है वीर शाह। ठीक है सर, जश शाह कैसा है वीर शाह भाई? बढ़िया है? सही है सर। सही है, चलो बढ़िया है। तो सर जश शाह और इसका बड़ा भाई वीर शाह है। ठीक है सर, जश शाह ने अपने भाई के लिए कुछ काम किया था, कोई वैल्यू दी थी या तो कोई गुड्स दिए थे या कोई सर्विसेज दी थी और वीर शाह ने उसके लिए पेमेंट किया है जश शाह को। ठीक है, चेक उसके बदले में दिया है फॉर सम वैल्यू रिसीव्ड। अब ये चेक किसी कारणवश इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स के कारण बाउंस हो जाता है तो क्या जज शाह वीर शाह पे केस कर सकता है? यस सर, बिल्कुल कर सकता है। क्योंकि अब सारी बातें होने पे जिसमें से सबसे पहली बात क्या है, चेक मस्ट हैव बीन गिवन फॉर सम वैल्यू रिसीव्ड। यदि यही कुछ ऐसा होता कि वीर शाह ने जज शाह को चेक अपने भ्रातृ प्रेम के कारण दिया होता कि यार मेरा छोटा भाई है, अब मैं कमाने लग गया हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ ये भी अच्छे से नए नए कपड़े पहने, थोड़ा अच्छे से डिस्को विस्को जाए, ठीक है,
तो खाना खाए, तो इसलिए प्रेम से दे रहा है, ठीक है। वो जज शाह हंसने लग गया कि सर ऐसा कभी नहीं होगा। तो जज शाह, और वो चेक क्या है, 10,000 रुपए का जो वीर शाह ने जज शाह को दिया था, वो हो गया डिसऑनर ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। तो क्या यहाँ पर जज शाह वीर शाह के ऊपर केस कर सकता है अंडर 138? नो सर, बिकॉज द चेक वाज नॉट रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ सम वैल्यू गिवन। वैल्यू के बदले में नहीं मिला था, ऐसे ही मिला था। तो किसी सिस्टर को आपने रक्षाबंधन पे यदि चेक दे दिया है, अब तो सिस्टर भी शानी हो गई, यूपीआई मांगती है, चेक वैक रहने दे भैया, कौन जाके बैंक में डालेगा, यूपीआई करना हो कर दे, ठीक है। तो यदि आपने अपनी सिस्टर को चेक दिया 5,000 रुपए का सबके सामने, आप वो कहते हैं ना शोशेबाजी करते फिर रहे हो क्या, देखो मैंने मेरी बहन को 5,000 रुपए का चेक दिया, 5,000 रुपए दे रहा हूँ। बाद में बहन ने जब बैंक पे लगाया तो वो चेक ड्यू टू इनसफिशियंसी ऑफ फंड डिसऑनर हो गया। वहां तो आपने इज्जत बटोर ली, लेकिन बाद में असलियत ये निकली कि 5,000 रुपए थे ही नहीं खाते में जितने का चेक दे दिया आपने, ठीक है। तो क्या आपकी बहन आपके ऊपर केस कर सकती है? नहीं सर, दिस वाज नॉट ड्यू टू सम, दिस चेक वाज नॉट गिवन इन ल्यू ऑफ सम वैल्यू रिसीव्ड। तो नहीं, ऐसे केसेस में नहीं होगा। तो सबसे पहला चेक एंड बैलेंस, चेक मस्ट हैव बीन गिवन फॉर सम वैल्यू रिसीव्ड। ये पहला पॉइंट समझ में आ गया एवरीवन? एवरीवन, ऋचा, श्रेया, श्रुति, सुया कर्नावट, मिदुष, कविश, कनव, त्रिशा, दर्शित, देवांश नहीं आया आज, ठीक है, और हमारा सुहान गोयल भी नहीं आया, ठीक है। चलिए, तो सर ये हो गया अपना। अब सेकंड बात सर, सेकंड क्या बात अपने को ध्यान रखनी है, और चेक मस्ट हैव बीन गिवन फॉर सम वैल्यू रिसीव्ड और इन ल्यू ऑफ, दैट इज इन ल्यू ऑफ, इसको ऐसे कर लो, और टू पे सम डेट और लाइबिलिटी। कोई पुरानी लाइबिलिटी थी चुकानी थी, या कोई उधार लिया हुआ था वो चुकाना था, तो ही सेक्शन 138 एप्लीकेबल होगा। यदि किसी वैल्यू रिसीव्ड के अगेंस्ट दिया गया है या फिर टू पे सम डेट और लाइबिलिटी के अगेंस्ट दिया गया है, तो ये रिसीव होगी, ठीक है। तो ही चेक बाउंसिंग पे 138 का केस लगेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। सेकंड, सेकंड पॉइंट इसी के फर्दर, मतलब इसी से कनेक्टेड ही है। इफ द चेक, लिखते जाना यार साथ में, देखो नोट करते जाना। इफ चेक इज गिवन towards, if check is given towards, सबसे पहला गिफ्ट, एज अ गिफ्ट, या फिर एज अ चैरिटी। चैरिटी में कोई बदले में वैल्यू रिसीव हो रही होती है क्या? नहीं सर। या फिर एज अ मॉरल ऑब्लिगेशन, if check is given as a gift or as a towards a charity or as a moral obligation or towards illegal consideration, towards illegal consideration, या फिर as a security by the surety, then in all these cases सेक्शन 138 इज नॉट एप्लीकेबल। यदि चेक बाउंस हो गया है तो एक एक करके समझते हैं अपन। अंडर ऑल दीज केसेस सेक्शन, यदि चेक दिया हुआ चेक बाउंस हो गया है तो 138 अप्लाई नहीं होगा। कैसे? गिफ्ट वाला तो अभी मैंने आपको समझा दिया ना, जज शाह और सिस्टर वाले एग्जांपल से। यस सर, यदि आपने चेक को चैरिटी के जैसे, कोई गौशाला बन रही थी वहां पर आपने लो ये लो 50,000 रुपए, गौशाला में एक वार्ड क्रिएट कर लेना, ठीक है, गायों का, जो बीमार गायों का है वैसा कर लेना, ठीक है। तो सर क्या बदले में आपको कोई वैल्यू रिसीव्ड के लिए आपने वो चेक दिया था? नहीं सर। तो सर यहाँ पर भी 138 एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, मॉरल ऑब्लिगेशन। जेठालाल और टप्पू वाली बात सुनिए या नहीं सुनी है? यस सर, जेठालाल एंड टप्पू, सब जनों ने वो सीरियल कहीं ना कहीं देखा हुआ ही होगा। टप्पू ने जोर से शॉट मारा क्रिकेट बैट से, उससे किसी के घर की खिड़की टूट गई, ठीक है। तो अब क्या जेठालाल इस माइनर के इस काम के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे? नहीं सर। माइनर
जेठालाल जो है पेरेंट्स ऑफ अ माइनर, माइनर ने जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए उनके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। माइनर ने जो भी टॉर्टियस एक्ट क्रिएट किए हैं, टॉर्टियस एक्ट कर दिए, उनके लिए खुद माइनर का गला पकड़ा जा सकता है। टॉर्ट मीन सिविल रॉन्ग, पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, ठीक है। उसके फादर का या उसके पेरेंट्स का गला नहीं पकड़ सकते, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, अंडर मॉरल ऑब्लिगेशन जो है, अंडर मॉरल ऑब्लिगेशन, जो जेठालाल जी हैं वो इसको, जिसकी खिड़की टूटी उसको चेक दे देते हैं, यार ये पकड़ 800 रुपए का चेक, तेरी खिड़की सही करा लेना, इससे ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, पकड़ ये चेक। तो यदि जेठालाल जी ने कोई चेक दिया है अंडर अ मॉरल ऑब्लिगेशन, क्या उनको कोई वैल्यू रिसीव हो रही है? नहीं सर, कोई वैल्यू रिसीव नहीं हो रही, जस्ट टू फुलफिल हिज मॉरल ऑब्लिगेशन, नॉट अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, नॉट ए टॉर्टियस ऑब्लिगेशन। कोई मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए चेक दिया है और वो बाउंस हो गया, वो डिसऑनर हो गया, तो 138 जेठालाल पे नहीं लगाया जा सकता, ठीक है सर। इफ द चेक हैज बीन गिवन टुवर्ड्स सम इलीगल कंसिडरेशन देन 138 डज नॉट अप्लाई। कैसे? कि सर हमारा राघव काबरा है, ठीक है, राघव काबरा को आजकल एक नई, वो कहते हैं ना, लत चढ़ गई चरस गांजा फूंकने की, ठीक है, तभी आजकल क्लास में कम आने लग गया है। क्यों राघव, इसलिए नहीं आ रहा था? एग्जाम थे इसलिए नहीं आ रहा था? हाँ सर, वही बीटी एग्जाम सर। अच्छा, वही बोला तूने, हाँ सर वही, तो मेरे को लगा सच में चरस गांजा फूकने लग गया। तो चरस गांजा फूकने लग गया, परचेज करना, ये सब ट्रेड करना किसमें सर? ये नारकोटिक्स वाले आइटम्स में, इट इज नॉट लीगली, राइट। तो इसने चरस गांजे के बदले में ये चेक दिया, ठीक है। तो चेक किस लिए इशू हो रहा है? एज अ कंसिडरेशन टूवर्ड्स, एज अ कंसिडरेशन टूवर्ड्स सम इलीगल ट्रांजैक्शन। तो इलीगल कंसिडरेशन हो गया ये, ठीक है सर। सर ये वाला इलीगल कंसिडरेशन के बिहाफ पे दिया हुआ चेक यदि बाउंस हो जाता है तो इस पे राघव काबरा पे सेक्शन 138 के अंडर केस नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, एज अ सिक्योरिटी बाय द श्योरिटी चेक दिया गया है। अपन ने पढ़ा था ना, गारंटी में प्रिंसिपल लेटर होता है, क्रेडिटर होता है, श्योरिटी होता है। क्रेडिटर ने, क्रेडिटर को एज अ गारंटर यहाँ पर ऑलरेडी एक चेक दिया हुआ है इन द कैपेसिटी ऑफ श्योरिटी या गारंटर। तो वो चेक यदि बाउंस हो जाता है, वो चेक यदि बाउंस हो जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा सर? वो उस पे श्योरिटी पे सेक्शन 138 नहीं लगेगा, क्योंकि बात समझ में आ गई, ये एक स्पेशल बात लिखी हुई है। तो इन 5 सिचुएशन में सर 138 एप्लीकेबल नहीं होता है। बात वह समझ में आई नहीं या नहीं आई रे? बोलो यस और नो। यानी इनमें से कहीं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको फंसाने की कोशिश करें, सिचुएशन देके, चैरिटी, गिफ्ट, मॉरल ऑब्लिगेशन, इलीगल कंसिडरेशन, एज अ सिक्योरिटी बाय सिक्योरिटी, सर सेक्शन 138 का केस नहीं बनता है। लिखने मत लग जाना कि हाँ फंड्स इनसफिशिएंट थे तो 138 एप्लीकेबल हो जाएगा, ना 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 ना। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? बोलिए यस और नो, बोलिए यस और नो। यस सर। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब चलो हम ये मान लेते हैं मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को एक चेक दिया फॉर सम वैल्यू रिसीव्ड दिया। तो यानी अपनी पहली रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई, वो उन एक्सेप्शन, चैरिटी और उन सब में नहीं आ रहा है, गिफ्ट इन सब में नहीं आ रहा है, ठीक है, फॉर सम वैल्यू रिसीव दिया। तो अब वो चेक बाउंस हो जाता है, तो क्या मिस्टर वाई इमीडिएटली मिस्टर एक्स पे अंडर 138 केस फाइल कर सकते हैं? नहीं है सर, अभी भी नहीं, अभी तो प्रोसेस चालू हुई है, ठीक है। चलो पहला चेक कर लिया कि नहीं, बिल्कुल वो वाले केसेस में से, 5 केसेस में से कोई भी नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप पे। क्या सर? कि सर चलो इसको ऐसे समझते हैं कि हमारे जज शाह ने फॉर सम वैल्यू रिसीव्ड एक चेक इशू किया, इशूड अ चेक, जज शाह इशूड अ चेक फॉर सम वैल्यू रिसीव्ड, जज शाह इशूड अ चेक फॉर सम वैल्यू रिसीव्ड। चेक पे डेट क्या थी भाई, ये नोट करते जाना। डेट ऑन चेक क्या डली हुई थी कि सर मान लो 15/3/2026 आज की डेट डली हुई थी, ठीक है।
अब अब क्या चेक को टाइमली विद इन 3 months ऑफ दिस डेट, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 3 months ऑफ दिस डेट बैंक में डिमांड कर लिया गया या प्रेजेंट कर दिया गया या नहीं कर दिया गया है? यस सर, आंसर इज यस। तब तो 138 लगाने के लिए अपन फर्दर चेक्स करेंगे। मान लो 15/3/2026 है और 15/7/2026 को जाके लगा रहे हो, तो सर वो कोई इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स के कारण थोड़ी ना डिसऑनर हुआ है, वो तो आपने टाइमली जाके उस टाइम पीरियड में डिमांड नहीं किया, इस वजह से डिसऑनर हो रहा है। वो तो आपने जाके टाइमली डिमांड नहीं किया, इस वजह से डिसऑनर हो रहा है भाई। ठीक है, तो सर क्या इस डेट के 3 महीने के अंदर प्रेजेंट कर देना है? कई बार क्वेश्चन ऐसे घुमाता है कि तारीख भले ही 15/3/2026 को की पड़ी हुई थी उस चेक पे, लेकिन वो चेक जश ने जो भी सामने वाली पार्टी है मिस्टर एक्स, उसको दिया 15/4/2026 को। तो सर 15/4/2026 से नहीं काउंट करने 3 महीने, जो यहाँ पर चेक पे डेट पड़ी हुई है उधर से 3 महीने काउंट हो गए, तो इफेक्टिवली अब 2 ही महीने बचे, तो सर 2 महीने के अंदर प्रेजेंट करना है। चेक पे जो भी डेट लिखी हुई है उससे लिखी हुई है, देने वाली डेट नहीं, लिखी गई जो चेक को के ऊपर जो डेट लिखी गई है उससे 3 महीने के अंदर अंदर प्रेजेंट करना है, भले कम पीरियड हो तो भी उसके अंदर अंदर प्रेजेंट करना। ठीक है सर, क्या वो कर दिया गया है? हाँ सर, 3 महीने के अंदर अंदर बैंक में प्रेजेंट कर दिया गया है। तो फिर अब अब चेक इज गेटिंग डिसऑनर्ड, वो भी किस लिए? ड्यू टू इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स, ड्यू टू इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स, इस वजह से डिसऑनर हो रहा है। आंसर इज यस। हाँ सर, 3 महीने में प्रेजेंट कर दिया, चेक इज गेटिंग डिसऑनर ड्यू टू इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स। यस सर, इनसफिशियंसी दोनों मिला के, खुद का खाता और कोई अरेंजमेंट है तो भी पार नहीं पड़े, डिसऑनर हो गया ड्यू टू इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स। हाँ सर, ऐसा हो गया है। ठीक है, तो आगे देखो सर, देखो इन पे नंबर लगाते जाओ, ये पहला स्टेप, ठीक है सर, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप का नंबर लगाओ। क्या चौथा स्टेप? कि सर नाउ बैंक वुड इन्फॉर्म, जश ने किसको चेक दिया था? मान लो जश ने चेक दिया था, अपन मान के चलते हैं कनव को। ठीक है, जश ने कनव को चेक दिया था, कनव ने जाके बैंक में लगाया, अपने बैंक में, तो वो चेक ड्यू टू इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स डिसऑनर हो गया। तो अब चौथे स्टेप में क्या होगा? बैंक वुड इन्फॉर्म, बैंक वुड इन्फॉर्म कनव, उसने चेक लगाया था ना, यस सर, तो बैंक वुड इन्फॉर्म कनव अबाउट डिसऑनर ऑफ चेक, बैंक वुड इन्फॉर्म कनव अबाउट डिसऑनर ऑफ चेक, डिसऑनर ऑफ चेक के बारे में इन्फॉर्म करेगा जिस दिन। अब देखो, चिट्ठी पत्री के थ्रू इन्फॉर्म करते हैं तो 1-2 दिन चिट्ठी पत्री आने में लगता भी है ना यार। हाँ सर, वो अलग है, हाँ वो टाइम अलग और है। तो बैंक ने इन्फॉर्म किया कनव को अबाउट डिसऑनर ऑफ चेक, ठीक है सर। आगे, विद इन 30 days ऑफ, इंपॉर्टेंट बात क्या है? रिसीविंग, विद इन 30 days ऑफ रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, कि चेक तो डिसऑनर हो गया, विद इन 30 days ऑफ रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, मैंने बार बार मैं किस उस पर स्ट्रेस कर रहा हूं, रिसीविंग से 30 days काउंट होंगे। ठीक है, नॉट, देखो, नॉट विद इन 30 days ऑफ डिसऑनर। लोग क्या गलती करते हैं कि डिसऑनर हुआ उस दिन से 30 दिन काउंट कर लेते हैं,
नहीं, नॉट विद इन 30 days ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक, ना 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 ना, ऐसा नहीं करना है। नॉट विद इन 30 days ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक नहीं, विद इन 30 days ऑफ रिसीविंग द इंफॉर्मेशन की चेक बाउंस हो गया है। क्योंकि चेक बाउंस हो तो बैंक ने चिट्ठी पत्री लगा के भेजी, चिट्ठी पत्री लगा के भेजी तो 2 या 3 दिन बाद उसके पास में पहुंची, तो वहां पहुंचने के बाद से 30 days का पीरियड चालू होएगा। ठीक है, विद इन 30 days ऑफ रिसीविंग, रिसीविंग पे गोला कर लेना, नॉट विद इन 30 days ऑफ डिसऑनर। ठीक है, Kanav will issue, Kanav will issue a notice. Kanav will issue a notice to जश, जिसने इसको चेक दिया था ना, उस नोटिस में क्या होगा, ये लिखा हुआ होगा स्टेटिंग दैट जो आपने चेक मुझे दिया था वो डिसऑनर हो गया है, जो आपने चेक मुझे दिया था वो डिसऑनर हो गया है, तो प्लीज मेक द पेमेंट, प्लीज मेक द पेमेंट। ठीक है भाई, ये हो गई 5वीं इंफॉर्मेशन, ये हो गई 6ठी इंफॉर्मेशन। 6ठी इंफॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कनव जेठा जेठा क्या सॉरी जश को एक नोटिस इशू करेगा कि भैया तूने जो मुझे चेक दिया था वो बाउंस हो गया है, वो डिसऑनर हो गया है ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। ठीक है, तो कृपया आप मेरा पेमेंट कीजिए। ठीक है सर, फिर ये जो नोटिस है ये और पहुंचने में दिन लगेंगे। जब पहुंच जाएगा किसके पास में, हमारे जश के पास में, जब ये नोटिस पहुंच गया तो जश को फर्दर क्या करना है, विद इन 15 days ऑफ रिसिप्ट, विद इन 15 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस, नोटिस मिलने के 15 दिनों के अंदर इसको क्या करना है, he needs to pay जश, he needs to pay कनव, सॉरी, he needs to pay कनव, उसको 15 दिन के अंदर कनव को पेमेंट कर देना है। ये हो गया तुम्हारा स्टेप नंबर 7वां। एक बार सेम लिंक पे वापस रीजॉइन करो, सेम लिंक पे वापस रीजॉइन करो।